12 जुलाई 1996 ये वो दिन था जब ओमाना नाम की एक महिला अपने साथ 2 सूटकेस लेकर के एक टैक्सी पर सवार थी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उस टैक्सी ड्राइवर को बड़ी अजीब सी बदबू आने लगी, इसलिए उस टैक्सी ड्राइवर ने पूछ लिया, मैडम इन सूटकेस में ऐसा क्या है। उस मैडम ने मतलब कि ओमाना ने पहले तो इधर उधर की बातें की और उसे घुमाने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। फिर परेशान होकर उस महिला ने टैक्सी ड्राइवर को बता ही दिया कि इसमें इंसानी टुकड़े हैं जिसे कि मैंने मारा है और अभी इसका ठिकाना लगाना बाकी है। आधी बॉडी का तो ठिकाना लगा चुकी हूँ, पर अभी इसमें काफ़ी सारे टुकड़े बाकी हैं और अगर तुम मेरी मदद करोगे इन्हें ठिकाना लगाने में तो मैं बहुत सारा पैसा और बहुत सारी चीज़ें दूंगी तुम्हें। पता नहीं टैक्सी ड्राइवर के मन में क्या आता है और वो बोलता है ठीक है, और वो कहता है कि मैम बताइए आगे करना क्या है। और फिर उसे महिला ने कहा कि टैक्सी को किसी सुनसान जगह पर ले चलो। और अब चलते चलते उस महिला की आंख लग चुकी थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये टैक्सी ड्राइवर उसी के साथ है। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो टैक्सी तो किसी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है और वो ड्राइवर जोर जोर से चिल्लाता हुआ बस एक ही बात बोल रहा है, मेरी टैक्सी में एक लाश पड़ी है। ये देख करके उस महिला के होश उड़ गए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पुलिस वालों ने टैक्सी को इधर उधर से घेर लिया था। उस महिला को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, वो भी सूटकेस के साथ। और जब सूटकेस को खोला गया तो सच में उसमें बॉडी पार्ट्स निकल के गए हुए थे और वो भी पिन्नियों में बंद थे। बट पूरी बात तो ये थी कि जो ये शख्स था वो है कौन और इसके साथ इतना बुरा हाल हुआ क्यों है और इसने ओमाना ने इसके साथ ऐसा किया क्यों। सारी मतलब क्वेश्चन यहीं पर अटके हुए हैं। ये खुलासा 1996 में हुआ तो केरला के होश उड़ चुके थे, हर एक बंदे के होश उड़ चुके थे कि ऐसी मतलब कि ये सब भी हो सकता है। सब लोग इतने गंभीर हालत में पहुंच चुके थे। तो ऐसा वो था कौन शख्स और क्यों हुआ उसके साथ, तो हम शुरू से स्टार्ट करके आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। ये कहानी है केरला के कैनियर शहर की, जहां ओमाना नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। बचपन से ही उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, दूसरों की मदद करने का बहुत शौक था और उसकी फैमिली बहुत रिच वाली थी, मतलब कि बहुत रिच वाली। उसके पापा भी बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, तो उसने ना मदद करती रहती और स्कूल जाती रहती। उसने ये सोच लिया मुझे बड़ा होकर ऐसा कुछ बनना है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, और उसने एक डिसीज़न लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगी। और ऐसा ही होता है कि धीरे धीरे उसका सपना पूरा होता है, वो बड़े होकर डॉक्टर ही बनती है। डॉक्टर वो आंखों की बनती है और सबकी मदद भी करती है, स्पेशली गरीबों की। उसके बाद उसकी फैमिली भी ये सोचती है ओमाना की एज हो चुकी है, क्यों ना हम शादी कर दें। और फिर लड़का देखा जाता है, लड़का मिल भी जाता है जिसका नाम होता है राधा कृष्ण। तो उससे उसकी शादी की जाती है और राधा कृष्ण भी एक डॉक्टर थे बच्चों के। फिर शादी होने के बाद ये दोनों एक क्लिनिक खोल लेते हैं, जो कि क्लिनिक बहुत ही अच्छा चल रहा था। और टाइम बीतता गया, इन दोनों के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हुए और बहुत ही हंसमुख और खुशी परिवार से ये अपना टाइम काट लेते। फिर होता क्या है कि दोनों ये डिसाइड करते हैं, दोनों पति पत्नी, कि हमारा घर थोड़ा सा ना भाई काम मांग रहा है क्योंकि ख़राब हो चुका है, क्यों ना हम इसका काम कराया जाए। तो ऐसे ही एक मुलाकात होती है एक ठेकेदार से जिसका नाम होता है मुरलीधरन। फिर ठेकेदार को घर दिखाया जाता है और सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि हमें अपना मतलब क्या क्या ठीक कराना है। तो वो इधर मुरलीधरन अब उनके घर में अप डाउन करता रहता और काम करवाता। पता नहीं क्या सूझी उसको, क्या नाम है, ओमाना को। उसने बोला अपने हस्बैंड राधा कृष्ण से कि मैं क्लिनिक कम जाया करूँगी क्योंकि बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं और इधर काम चल रहा है। राधा कृष्ण बोलते हैं ठीक है, और फिर ओमाना घर पर रहने लगी। मुरलीधरन भी वहाँ पर आता जाता रहता, जैसे मैंने आपको बताया वो ठेकेदार था। फिर क्या होता है, मुरलीधरन से उसकी चाय पीने पर बात हो जाती, वो चाय बनाती और ये दोनों साथ में पी लेते। चाय पीते पीते ये दोनों कुछ बातें भी करते। ये बातें थोड़ी और ज़्यादा बढ़ने लगी, यहाँ तक कि कॉल्स पे होने लगी। उसके बाद क्या होता है कि ये इन दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें भी पता नहीं चलता। अब आप लोग बोलोगे कि पहले तो फ़ोन नहीं थे भाई, लैंडलाइन फ़ोन जो घर पर होते थे वो वाले फ़ोन। उसके बाद क्या होता है, ये उससे बातें करती और ये चीज़ पड़ोसी वालों को खटकने लगी कि ये काम भी ख़त्म हो गया तो ये मुरलीधरन इनके घर में अप डाउन क्यों कर रहा है।
और ये चीज़ जब भी राधा कृष्ण चले जाते हैं क्लिनिक पर, जब भी ये मुरलीधरन इनके घर में क्यों आता है, ये पड़ोसियों में खटकने लगी और ये बात आसपास फैलने लगी और धीरे धीरे राधा कृष्ण के कान तक पहुंच गई। राधा कृष्ण ने बहुत समझाया अपनी वाइफ को, सिर्फ अपने बच्चों के लिए कि एक इनका परिवार ख़त्म ना हो। उसको समझाने के बाद भी समझ में नहीं आई और इनकी लड़ाई छोटे छोटे होते होते बहुत बड़ी हो गई। धीरे धीरे इनकी इतनी लड़ाइयाँ हो गई कि डिवोर्स हो गया। राधा कृष्ण ने डिवोर्स होने के बाद कस्टडी अपने बच्चों की अपने पास ही ले ली। फिर क्या, ओमाना तो फिर पंछी बन चुकी थी और उड़ने वाली थी। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और अपना घर अलग ले लेती है, मतलब रेंट पे रहने लगती है। क्लिनिक वो जाती थी और क्लिनिक पे भी लोग बाग कम होने लगे थे, क्योंकि उनको पता चल चुका था ओमाना कैसी लड़की है और अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ कैसा करके आई है। और इधर उसका टच था मुरलीधरन से, उसकी बातचीत होती रहती थी। ओमाना को अपना क्लिनिक बंद ही करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर आते ही नहीं थे क्लाइंट। फिर वो धीरे धीरे अपना वहाँ पर टाइम स्पेंड करती है। उसका टाइम कट ही नहीं रहा था अकेले, क्योंकि मुरलीधरन भी शादीशुदा था और उसके भी 2 बच्चे थे। उसके बाद उसने सोचा क्यों ना मैं बाहर चली जाऊँ और बाहर जाके अपना दोबारा से लाइफ सेटल करूँ। तो वो वहाँ से शिफ्ट हो जाती है मलेशिया, और मलेशिया में वो चली जाती है। मलेशिया में जाने के बाद वो अपना घर लेती है, क्योंकि उसके पास भाई पैसा तो था, क्योंकि वो डॉक्टर थी और डॉक्टर भी वो अच्छी खासी थी। वहाँ पर जाके अपना क्लिनिक खोलती है और आंखों की स्पेशलिस्ट बन जाती है। वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, वहाँ के लोग बागों को उसका काम पसंद आता है, उसकी आदत पसंद आती है और क्लिनिक बहुत अच्छे से चलने लग जाता है। इधर इंडिया उसकी बातें होती रहती थी मुरलीधरन से। मुरलीधरन को जब मन करता उसको कॉल करके पैसे मांग लेता कि पैसे दे दो, और उधर वो ओमाना दे भी देती क्योंकि वो पैसे वाली थी, भाई उस पे पास बहुत पैसा है। तो मुरलीधरन को वो एक दिन ऐसे ही बोलती है कि ऐसा करो ना, तुम इंडिया से ना मेरे पास आ जाओ मलेशिया, और यहाँ पर हम अपनी अच्छे से लाइफ स्पेंड करेंगे। तो वो बोलता है ठीक है। बट इंडिया से वो आए कैसे, तो इधर वो मलेशिया से इंडिया वापस आती है, एक फ़ेक पासपोर्ट बनवाती है। फेक पासपोर्ट वो अपना भी नाम कुछ इडली अब्दुल करके कुछ ऐसा रखवाती है और मुरलीधरन का भी नाम चेंज करवाती है और उसको मलेशिया लेके चली जाती है। वहाँ पर वो क्लिनिक जाती है, अपना काम करती है, और उधर मुरलीधरन बस क्या अपना मुफ्त की रोटी तोड़ रहा था और अपना टाइम काट रहा था। बट ये चीज़ें उसको खटकने लगी, किसको, ओमाना को, और इन दोनों में झगड़े होने लगे। पहले तो प्यार करते, उसके बाद झगड़े होने लगे। ये झगड़े कुछ ज़्यादा बढ़ गए तो मुरलीधरन उसे छोड़कर इंडिया वापस आ गया। और एक दिन क्या होता है कि मुरलीधरन उसको फिर कॉल करके पैसे मांगता है, बट उधर ओमाना मना कर देती है कि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी। इधर वो एवं ही मना करती है और इधर मुरलीधरन उसे धमकी देने लगता है कि मैं यहाँ पर सबको बता दूंगा कि कैसे कैसे वहाँ पर तूने फेक पासपोर्ट बनवा रखा है और फेक नाम से तू वहाँ पर रह रही है। और इतना ही वो बोल के फ़ोन काट देता है। और इधर वो टेंशन में आ चुकी थी कि सच में ये इससे मैंने प्यार करा था, इसके लिए मैंने अपनी फैमिली छोड़ी थी, मैंने अपनी लाइफ पूरी अपने हाथों ही ख़राब कर ली। इधर उसने बोल दिया था अपने क्लिनिक में पता नहीं क्या सोच समझ के कि मैं 7 जुलाई से 14 जुलाई तक नहीं आऊँगी क्लिनिक। उधर उसने छुट्टियां डाल दी थी। उसके बाद क्या होता है, वो 6 जुलाई को मलेशिया से अपने भाई के घर आ जाती है इंडिया आने के बाद वो अपने भाई के साथ रहती है। वो 6 जुलाई को अपने भाई के पास रुकती है, वहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट सामान रखती है, जैसे कि उसके गोल्ड का सामान था, कुछ कैश था, कुछ कार्ड थे, कुछ कपड़े थे। वो रख के वो बोलती है कि भैया मुझे कुछ काम के लिए ऊटी जाना है, और वो ऊटी के लिए निकल जाती है 7 जुलाई को। वहाँ पर वो एक रेंट पे होटल लेती है। होटल पे भी वो फेक नाम लिखवाती है, अपना ओमाना नहीं लिखवाती। वहाँ पर वो रह जाती है। वहाँ से जाने के बाद वो फिर शॉपिंग करने जाती है। शॉपिंग से वो ख़रीद के लाती है कुछ प्लास्टिक्स, कुछ पिन्नी, कुछ 2 सूटकेस, कुछ एक कुल्हाड़ी और कुछ ऐसा वैसा सामान जो उसको मारने में मदद करता। वहाँ पर वो अपने सूटकेस वगैरह रखती है और वहाँ से वो चेकआउट करके दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाती है ऊटी के ही। और वो 3 दिन के रूम बुक कराती है वहाँ पर, मतलब 8, 9, 10 का। और वहाँ से वो कॉल करती है मुरली को बोलती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है और तुम्हारे यहाँ पर हम टाइम स्पेंड करेंगे और तुम अपने पैसे लेकर फिर चले जाना। उधर मुरलीधरन ऊटी पहुंच जाता है और ऊटी के रूम पर वो उसको मिल जाती है। वहाँ पर वो ये दोनों बातें करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं और घूम के भी आते हैं। 8 तारीख ऐसी गुजरती है, आ जाती है 9 तारीख।
9 तारीख को भी सेम ऐसे ही होता है कि वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, और फिर वो रात में उसको एक सीसी दिखाती है और बोलती है ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, इससे क्या होता है मैं तुम्हारे अंदर इसका इंजेक्शन डालूंगी तो तुम्हारी ना मर्दानी ताकत बढ़ जाएगी। वो बोलता है इस बात की देरी क्या है, लगा दो। क्योंकि इधर उमाना जो थी वो डॉक्टर थी, जैसे मैंने आपको बताया, उसको इंजेक्शन लगाने भी आते थे और इंजेक्शंस को पता भी था कि ये किस चीज़ का क्या असर करेगा। उसको पहले से उसने ड्रिंक पिला रखी थी, क्योंकि वो लोग घूमने गए थे तो बाहर भी गए थे। फिर वो उसको इंजेक्शन लगा देती है और इंजेक्शन लगाने के बाद उसको थोड़ी देर में असर हो जाता है और वो अपना दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद उसकी बॉडी को बाथरूम तक ले जाया जाता है। उमाना उसकी बाथरूम बॉडी को खींच के वहाँ पर ले जाती है और उसकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे छेद कर देती है जिससे कि ब्लड पूरा निकल जाए और उसकी बॉडी बिल्कुल सूखी सी हो जाए। ब्लड पूरा निकलने के बाद उमाना बिल्कुल टुकड़ों पे उसके बॉडी पार्ट्स काटना स्टार्ट कर देती है कि इतने छोटे छोटे टुकड़े कि वो फ्लश हो जाएं, और बार बार वो फ्लश भी कर रही थी उनको, थोड़े टुकड़े काटती और फ्लश करती। ऐसे करते करते 4 घंटे गुजर गए। 9 तारीख के 4 घंटे ऐसे ही गुजर गए रात के, और थोड़ी सी सुबह होने लगी। उसने सोचा कि ऐसे काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि 10 को उसको चेकआउट भी करना है। तो उसके यहाँ तक कि वो इतने टुकड़े कर रही थी कि उसके लंग्स के, लीवर के, हार्ट के, कि अंदर बॉडी पार्ट्स के भी इतने टुकड़े करके वो फ्लश कर रही थी। फिर उसको लगा कि चेकआउट करने का टाइम हो चुका है। उसने पूरे बॉडी पार्ट्स पिन्नी में रखे, सूटकेस में रखे, परफ्यूम छिड़का, पूरी सफाई की और वहाँ से टैक्सी बुला के 10 तारीख को उसी होटल में चली गई जिस होटल में ये पहले रही थी फेक नाम से। वहाँ पर जाने के बाद वो सूटकेस रखती है और वो काम फिर वो ही करना स्टार्ट कर देती है जैसे उसने पहले होटल में किया। सूटकेस में से बॉडी पार्ट्स निकालती है, पार्ट्स में काटती है और फ्लश करती है। ऐसे करते करते भी उसे बहुत टाइम हो गया। उसने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा पार्ट्स हो गए और ऐसे मैं कब तक करूँगी। तो वो सोचती है क्यों ना मैं ना इन्हें कहीं ठिकाने लगाती हूँ। तो वो ये सोचने की है कि जो यहाँ पर बहुत ऊंचा पहाड़ है तमिलनाडु में, वहाँ से मैं उसको धक्का दे देती हूँ सूटकेस को, वहाँ से ये कभी नहीं मिलेंगे और ना ही वहाँ से कोई बॉडी मिलती है। तो वो सोच के 11 तारीख को वहाँ चेकआउट कर देती है, टैक्सी बुलाती है। टैक्सी को ड्राइवर को बहुत अजीब लगता है कि वो अपने सूटकेस खुद रख रही है उस टैक्सी में, और वहाँ से वो सिर्फ टैक्सी में रख के और उसको बताती है वहाँ चलो। वहाँ पर जाके वो देखती है बहुत भीड़ लगी हुई है। वहाँ से वो सोचती है कि इतनी भीड़ है कि मैं यहाँ से फेंकूँगी कैसे, लोग बाग देखेंगे तो क्या बोलूँगी। और वो वहाँ से बोलती है टैक्सी ड्राइवर को दूसरी जगह चलो। बीच में ही टैक्सी ख़राब हो जाती है और टैक्सी ड्राइवर दूसरी टैक्सी को बुलाने में लग जाता है। इतने वो टैक्सी आ जाती है, इतने सफ़र में उसको 4-5 घंटे गुजर ही जाते हैं। कभी वहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, कभी चेकआउट करना। और जैसे मैंने आपको बताया वो परफ्यूम छिड़क रही थी, बॉडी को भी 3 दिन हो चुके थे तो बदबू बनने ही वाली थी। और फिर वो जब दूसरी टैक्सी में अपना सामान रखती है तो उस टैक्सी वाले को, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि बदबू आती है और वो पूछता है और ठिकाना लगाने की कहती है। वो पर पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ जाके ये पूरी खुलासा होता है। अब आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि ये शख्स था कौन, मतलब कि मुरलीधरन था, और इसने क्यों किया ये भी पता लग गया होगा। फिर इसको उम्र कैद की सज़ा बोली जाती है। सज़ा बोलने के बाद क्या होता है कि जो ये थी उमाना बेल लेती है अपना, कि मुझे बेल चाहिए, और इसको बेल मिल भी जाती है। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि ये एक मर्डर, मतलब इसने मर्डर इतने किए हैं, एक ही मर्डर किया था। और दूसरी बात, इसके इतना अच्छा नेचर रहा है पूरे उसमें जेल में कि इसको बेल मिल जाती है। ये बेल से अपना घर आ जाती है, और जब से अब तक ये कभी भी नहीं मिली पुलिस वालों को, और आज तक पता ही नहीं है कि उमाना कहाँ पर है। 2017 में एक बात तो सामने आई थी कि उमाना की बॉडी मिली है, बट फिर उसकी जो बॉडी थी जिसकी, तो उसकी बहन ने बोला कि मेरी बहन की बॉडी है। और वहाँ पर क्या होता है कि उसकी बहन को उससे DNA टेस्ट कराया जाता है और वो उसकी बहन ही निकलती है। बट उसकी फेस उमाना के फेस से मैच हो रहा था, इसलिए पुलिस वालों को लग भी रहा था। आज तक ये भी नहीं पता चला कि उमाना बाहर शिफ्ट हुई है, कि उमाना इस देश में है ही नहीं, मतलब कि इस दुनिया में ही नहीं है। पता कुछ भी नहीं है अभी उमाना के बारे में, बट पुलिस वालों को वो आज तक नहीं मिली। उमाना ने कितनी बड़ी गलती करी अपनी फैमिली को छोड़कर, कि उसको क्या क्या करना पड़ा। कलयुग है भाई। और 1996 की ये स्टोरी है और 2024 अब चल रही है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं सही से बोल पाई हूँ, अब नहीं बोल पाई हूँ। थैंक यू।